ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 126वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। शब्द जो व्याकरण में एक के स्थान में दूसरा हम आदेश करते हैं, उस पर चर्चा हो रही है कि ये विकार है या आदेश है। सिद्धांत पक्ष आदेश का है और उसमें पूर्व पक्षी विकार मान करके उसने आक्षेप उठाए थे। उनका समाधान सिद्धांती ने जो दिया है अब तक इस 40वें सूत्र में, तो इसमें कोई प्रश्न है पीछे किसी का? इसमें कई वार्तिक भी आए हुए हैं जहां इसने सिद्धांती ने अपना पक्ष बताया था कि आदेशोपदेशः तत्वम्। यहां फिर वार्तिक दिया था, उसके बाद फिर भिन्न करणयोश्च ये वार्तिक आया। ऐसे ही अविकारे चा विशेषः ये वार्तिक दिया और प्रयोज्यमान अग्रहणाच, और उसके बाद फिर अविकारे च न शब्दान वाख्यान लोपः और वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वच्च वर्ण विकारा अनुपत्ति ही। तो कई वार्तिक इसमें आए हुए हैं। वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वच्च है। हाँ, वर्ण पीछे जो चर्चा हुई है इस वार्तिक से पहले पहले तक के भाष्य में, उसमें विचार किया गया था एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण करना, एकार को यकार करना अथवा यकार को एकार करना। एकार को यकार करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको व्याकरण की भाषा में? यण संधि, यण करना। और यकार को इकार करते हैं तो क्या बोलते हैं? संप्रसारण। ये भी संज्ञा है, संप्रसारण संज्ञा है ये। और संज्ञा सूत्र कौन सा है इसका? इग 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 यणः संप्रसारणम। आगे आएगा, अभी व्याकरण की जो कक्षा चल रही है उसमें यण के स्थान में इक हो जाना। यण भी 4 हैं, इक भी 4 हैं। ठीक इको यणची का उल्टा है ये। वहां देखो एकह में षष्ठी है, यण में प्रथमा है। एकह यण अचि, और यहाँ इग यणः, यहाँ इक में प्रथमा है, यण में षष्ठी है। हो गया ना उल्टा बिल्कुल। वहां है एकह यण और यहाँ क्या है? इग यणः। तो इसका नाम हो जाएगा संप्रसारण। इस प्रक्रिया विशेष का नाम संप्रसारण। हाँ, इस प्रक्रिया विशेष का नाम संप्रसारण है। ये संज्ञा कुछ अन्य अलग तरह की है। ये संज्ञा किसी वर्ण का नाम वैसे नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आ आई औ इनको वृद्धि कहते हैं, अ ए को गुण कहते हैं। लेकिन संप्रसारण एक संज्ञा ऐसी है कि ये करते समय जो हम क्रिया कर रहे हैं कि यकार के स्थान में एकार कर रहे हैं, इसका नाम संप्रसारण प्रक्रिया का। तो यहां पीछे जो चर्चा हुई थी उसमें यह था कि एक वर्ण के स्थान पर ही एक वर्ण करना। तो उसमें तो विवाद चल रहा था कि विकार है या आदेश है। लेकिन जहां अनेक वर्ण, उसे कहेंगे वर्ण समुदाय, और उनके स्थान पर दूसरा वर्ण समुदाय जब करेंगे, उसमें पूर्व पक्षी को भी आपत्ति नहीं है। क्या मानने में? आदेश मानने में। अब पूर्व पक्षी को भी जिसमें आपत्ति न हो, सिद्धांती भी वही बात मानता हो, तो ऐसा ही तो फिर दृष्टांत लाते हैं दूसरे को समझाने के लिए
दृष्टांत आता ही वही है कि जिसमें दोनों पक्ष एक मत हों, सिद्धांती भी और पूर्व पक्षी भी। तो वर्ण समुदाय में वो भी मानता है कि हाँ ये तो आदेशी ही है, तो उसको इन्होंने यहां इस वार्तिक में दिया कि वर्ण समुदाय में जैसे विकार नहीं होता, वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वत को मैंने पहले बोल दिया कि जैसे वर्ण समुदाय में विकार नहीं होता, उसी के समान एक वर्ण में भी विकार की सिद्धि नहीं होती। सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी से, जब आप वर्ण समुदाय के स्थान पर दूसरा वर्ण समुदाय बोला गया तो वहां जैसे आप आदेश मान रहे हो, तो वही तो प्रक्रिया यहां हो रही है। वहां अनेक वर्णों के स्थान में हुआ, यहां एक वर्ण के स्थान में अंतर क्या आ गया उसमें, तो यहां हम विकार क्यों कहेंगे इसको, यहां भी आदेश है वो। तो वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वच्च, उसी के समान जैसे वहां विकार की अनुपपत्ति है वर्ण समुदाय में, उसी प्रकार से वर्ण में भी विकार की, हाँ ऐसे ही वर्ण में भी, इन एक वर्ण में असिद्धि। इसके मतलब ये जो समुदाय में जब मानते हैं, जैसे हाँ अस के स्थान पर भू किया, भू कर दिए, ये समुदाय के हाँ वर्णों का समुदाय में भू आदेश कर दिया, हाँ वर्णों के समुदाय में वर्ण समुदाय कर दिया। दोनों पक्ष मान रहे हैं, पक्षी भी और सिद्धांत, हाँ दोनों उसको आदेश मान रहे हैं। हाँ तो फिर ये इसने क्या सिद्धांत ये कह रहे हैं, सिद्धांत ये कहता है कि जब यहाँ पर आप आदेश मान रहे हो तो वैसा ही तो कार्य हम एक वर्ण के साथ कर रहे हैं, वहां भी तो हम एकार के स्थान पर यकार कर रहे हैं या यकार के स्थान पर इकार कर रहे हैं इसमें, और वर्ण समुदाय वाले में अस के स्थान में भू करना, एकार के स्थान में यकार करना, अस के स्थान में भू करना, क्या अंतर है इन दोनों में आप बताइए। इतना अंतर है जो वहाँ एक वर्णों के स्थान में इन्होंने किया, और यहाँ क्या है वर्णों का समुदाय है, ये समुदाय के स्थान में, तो ये अंतर कहाँ, ये तो प्रक्रिया तो एक जैसी ही रही। हाँ, कि एक के स्थान में दूसरा प्रयोग करना, प्रक्रिया तो एक जैसी ही रही ना। इतना ही है। अब एक को हम कहते हैं नहीं ये तो विकार है और ये आदेश है, तो उसका हेतु देना पड़ेगा कि कैसे विकार है ये, कैसे आदेश है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि उसी के समान यहां भी, जैसे वहां विकार की अनुपपत्ति नहीं होती, अस के स्थान पर भू करते समय, ब्रू के स्थान पर वच करते समय, जैसे वहां विकार की सिद्धि नहीं हो रही है, विकार असिद्ध है, उसी प्रकार से एक वर्ण के स्थान पर भी दूसरा वर्ण करने में विकार असिद्ध है। हो गया स्पष्ट वार्तिक। उसी का परिभाष्य है आगे, गस्तेर भू ब्रुवची ही इति यथा वर्ण समुदायस्य धातु लक्षणस्य, धातु लक्षण साथ में दे दिया इसलिए धातु ही है ये स्वरूप से, अस और भू, अस और ब्रू, तो धातु लक्षण से वर्ण समुदायस्य क्वचित विषय, ये साथ में इसलिए दिया है कि सर्वत्र नहीं होता है ये, कब होता है आर्ध धातुक विषय में, तब होगा, वैसे नहीं होगा। ये अगला जो शब्द है ये वर्णांतर समुदायो न परिणामो न कार्य। हाँ अब क्वचित विषय यहाँ इतने, इसके बाद ये तो दे दिया पूरा, अब कहा कि वर्णांतर समुदाय, ये इसके साथ जोड़ा वर्ण समुदायस्य, पीछे जो आया था वर्ण समुदायस्य वर्णांतर समुदाय, वर्ण समुदाय का, वर्ण समुदाय के स्थान में अन्य वर्ण समुदाय होना, अंतर माने अन्य, वर्ण समुदाय के स्थान में अन्य वर्णों का समुदाय होना, क्योंकि अन्य जो वर्ण आ रहे हैं वो भी समुदाय के रूप में, एक नहीं है वो भी है। तो जैसे यहाँ पर वर्णांतर समुदाय यहाँ हो गया, यहाँ अल्पविराम लगा लिया आपने। अब अगला वाक्य कि न परिणाम न कार्यम। अब यहाँ जो, क्योंकि पीछे विकार के विषय में इन्होंने कहा था कि विकार दो ही प्रकार का होता है, या तो उसको परिणाम कहेंगे, परिणाम के रूप में होता है वो, या कार्य के रूप में होता है। परिणाम के रूप में मैंने क्या उदाहरण दिया था, जैसे दूध से दही बनना, क्योंकि यहाँ परिवर्तन ज्यादा हो गया, इसको परिणाम शब्द से कहा सिद्धांति ने। और कार्य उसे कहा है जैसे मिट्टी से घड़ा बनना, स्वर्ण से कुंडल बनना, इसमें आपको अधिक अंतर नहीं दिखाई देगा, धर्म सारे ज्यों के त्यों वही आ रहे हैं, न कोई घटा है न कोई बढ़ा है, केवल आकार में अंतर आया है। लेकिन दूध में दही में आकार की बात छोड़िए, बहुत कुछ अंतर आ चुका है।
तो दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, ये होते हैं, या तो विकार दो ही प्रकार के होते हैं, या तो परिणाम या कार्य। अब यहाँ इसमें अस के स्थान पर भू किया गया, तो न तो यहाँ पर परिणाम है कोई, अच्छा हाँ, और न ही ये कार्य है। हाँ शब्दांतर से स्थान है, शब्दांतर में क्योंकि परिणाम यदि होता तो कुछ धर्म घटते, कुछ बढ़ते, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, और कुछ वही आते। अब वही आते में तो आप यहाँ एक भी ला सकते, अस का कुछ भी अंश नहीं आ रहा है भू में, ब्रू का कुछ भी अंश नहीं आ रहा है वच में, और कार्य में और परिणाम में हम देखते हैं कि बहुत से धर्म पीछे से आ रहे होते हैं। कुछ में तो गुरु जी हम स्थान को ले सकते हैं ना, कि ये स्थान तो दोनों के एक है ही है। स्थान धर्म नहीं होता है, वर्ण का धर्म किसे कहोगे आप? अस का, अस जो है एक शब्द है, ये वर्ण का धर्म, अस का धर्म बोलेंगे हम तो अस्त्व लगा दो उसमें। और पीछे यही ऐसा ही बोला, इसी शैली से सिद्धांति ने भी, कि ई का धर्म क्या है? इत्व, और या का धर्म क्या है? यत्व। धर्म बोलना बड़ा सरल है ना, नैयायिकों को, वैयाकरणों को तो लगा दो बस, धर्म हो गया। मनुष्य का धर्म क्या है? सब में तो लगा दो। गधे का धर्म क्या है? सब जगह तो लग जाएगा, गर्दभत्व। तो ऐसे ही यहाँ पर अस का धर्म क्या है? अस्त्व। भू का धर्म क्या है? भूतत्व। तो ये तो इसमें नहीं आ रहा है ना। इसीलिए वो जो है कि स्थान नहीं बल्कि प्रयत्न का ही ग्रहण होगा। हाँ, अब उसमें प्रयत्न उसका धर्म हम ले भी सकते हैं, लेकिन वो यहाँ मिलेगा नहीं आपको, वो अंतर आ जाएगा उसमें। प्रयत्न के स्थान में काल का भी ग्रहण हो जाता है, काल का भी ग्रहण होता है प्रयत्न में। काल का, काल का ग्रहण स्थान है, स्थान प्रयत्न अभ्यंतर और बाह्य, दो प्रकार का प्रयत्न होता है। यहाँ काल के क्या उस प्रयत्नों का हम काल भी कह सकते हैं? नहीं, काल में तो आपका ह्रस्व दीर्घ प्लुत आएगा, फिर उसका सूत्र लगेगा ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। काल शब्द का प्रयोग वहाँ आएगा, कितनी देर तक हम बोलते हैं उसको। काल के क्यों नहीं करते, यहाँ प्रयत्न के क्यों ले रहे हो? हाँ, ऐसे हाँ, तो महाभाष्य में ठीक है, वहाँ तो चर्चाएं बहुत विस्तार से हुई हैं विषयों पर, लेकिन मुख्य रूप से जो सैद्धांतिक पक्ष है, तो प्रयत्न में काल का समावेश नहीं होता है। प्रयत्न में आप केवल जो है उसका कि जिह्वा जो नीचे कर्ण है हमारा, और यहाँ भी प्रयत्न को केवल आभ्यंतर प्रयत्न के ही रूप में लेना, उसको कर्ण शब्द से कहा है भाष्यकार ने, वात्स्यायन जी ने। तो कर्ण शब्द जिह्वा, अब जिह्वा उसमें किस प्रकार से क्रिया कर रही है, काल कितना लग रहा है ये नहीं, क्रिया किस प्रकार से कर रही है, स्थान कौन से स्थान से उसका स्पर्श हो रहा है, उसके निकट जा रही है। ईशत सृष्टि में निकट जाना ही होगा, पूरा तो स्पर्श हुआ नहीं, निकट ही जाना होगा केवल। और कहाँ विवृत है? चेष्टा विशेष तो है ही, तो चेष्टा विशेष को तो प्रयत्न बोलते ही है। प्रयत्न तो चेष्टा विशेष ही है, और पीछे आया भी है ये पहले ही अध्याय में। प्रयत्न जो है चेष्टा विशेष ही है, समीहा, सम्यक ईहा, ई चेष्टायाम। तो न परिणामो न कार्यम, फिर अल्प विराम, उसके बाद शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते। ये पीछे वाली बात को फिर दोहरा दिया है कि शब्दांतर के स्थान पर शब्दांतर हो गया। तथा उसी प्रकार से अब उधर लाएंगे हम दार्ष्टान्त में कि तथा वर्णस्य वर्णांतरम, बस कुछ भी एकदम समानता दिखा दी दोनों में। उसी प्रकार से एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण होना है। अब आगे देखिए, यहीं तक हुआ था ना कल। अब आगे इतस्य न संति विकाराः, इस कारण से भी, इतः इस कारण से भी, हेतु पंचमी है ये, क्या है ये इतः? हाँ, शब्द क्या है? हाँ, इदम शब्द से तसिल प्रत्यय, सूत्र पंचम्यास तसिल। तो फिर इदम से तसिल है, तो फिर क्या हुआ ये? इदम है ना, तो इदम और तस, अब क्या करेंगे? हैं? ये कह रहे हैं चलो उधर बाद में करना, उसमें उसी में लग जाएंगे फिर। तो इतः माने इस कारण से भी,
अर्थात और बढ़ा रहे हैं हेतुओं को, अन्य कारण भी देंगे साथ में, क्या बताने के लिए कि ये विकार नहीं है, विकार नहीं है। आदेश को सिद्ध करना है, विकार का खंडन करना है, तो विकार नहीं है इस बात को समझाने के लिए और भी कारण बता रहे हैं। इतश्च न सन्ति विकाराः, इस कारण से भी वर्णों में विकार नहीं होता। तो सूत्र बोलेंगे आगे, प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे। अब एक इन्होंने सामान्य नियम बताया जो कि बहुत व्यापक नियम है, जहां विकार होते हैं वहां का नियम क्या होता है। नियम कि यदि प्रकृति बढ़ा दें हम, मात्रा, प्रकृति की मात्रा जो उपादान कारण है उसकी मात्रा बढ़ा दो तो क्या होगा, विकृति का वही बढ़ जाएगी। प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे है, यदि प्रकृति बढ़ गई है तो विकार भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दधि और अत्र, तो धम इकार की मात्रा, अब मात्रा पे आ जाना थोड़ा, कितनी है, एक मात्रा। विकार यकार कितना है, आधी मात्रा। इसमें आपत्ति नहीं है अभी, क्योंकि आगे आ रहा है, वो भी देगा सिद्धांत, ये पूर्व पक्षी आक्षेप उठाएगा उसमें। और होता भी है कि विकारों में हम कोई प्रकृति लेते हैं तो आवश्यक नहीं है कि उतनी ही मात्रा में विकार बने। जैसे 1 किलो दूध लिया यदि और उसका मावा बनाना है तो 1 किलो बनेगा, कितना बनेगा, अगर भैंस का दूध होगा तो 250 ग्राम बन जाएगा, गाय का होगा तो 150 ग्राम बन जाएगा। अच्छा, अब दूध में 150 ग्राम यदि मावा बना 1 किलो का, अब 2 किलो दूध में कितना बनेगा, तो दोनों बढ़े, प्रकृति बढ़ाने से विकार बढ़ गया। अच्छा, अब इधर आ जाओ, दधि अत्र, एक मात्रा के स्थान में आधी मात्रा का यकार आ गया, कोई बात नहीं है, 1 किलो दूध का 150 ग्राम बनता है, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब हमने इधर मात्रा बढ़ा दी, अब क्या ले लिया, नदी अत्र, नदी अत्र, तो द में ई की मात्रा कितनी है, दीर्घ है, 2 मात्राएं हो गई, तो 2 मात्राओं में यकार कितनी मात्रा का आना चाहिए, 1 मात्रा का आना चाहिए, होता है ऐसा, इसलिए विकार नहीं है। प्रकृति के बढ़ जाने पर भी विकार नहीं बढ़ा, जब वहां दूध बढ़ा दिया हमने तो मावा बढ़ गया, हैं, उलझ गए क्या, ना उलझा नहीं, मैं वार्तिक देख रहा था। हाँ, आपके विचारों से वो वार्तिक क्या बोल, वार्तिक नहीं, सूत्र है ये, तो आगे सूत्र है, ये सूत्र की व्याख्या कर रहा हूँ मैं, ये सूत्र है, ये सूत्र है। आपके में वार्तिक दिया है क्या, नहीं, आपके में सूत्र ही है। तो प्रकृति के बढ़ जाने पर विकार बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ बढ़ना नहीं हो रहा है, ये अपनी ओर से लगा लो, इसलिए विकार नहीं है, क्योंकि 1 मात्रा का यकार होता ही नहीं। क्यों, 1 मात्रा का होता है यकार, क्या कितनी मात्रा का होता है, जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब आधी मात्रा, नहीं आधे होते हैं, नहीं आधी मात्रा के होते हैं, व्यंजन तो पूरे हैं, आधा व्यंजन कोई भी नहीं होता है, ये कई बार चर्चा हो चुकी है, कोई भी वर्ण आधा नहीं होता, मात्रा की दृष्टि से आधी मात्रा, काल की दृष्टि से, जितना काल अ ई उ इत्यादि बोलने में लगता है उसका आधा समय, उसको आधी मात्रा बोलते हैं, उसका आधा समय व्यंजन में लगता है। 63 वर्णों में जो 22 स्वर हैं उनमें तो 1 मात्रा से लेकर के 3 मात्रा तक के मिलेंगे। उसके अतिरिक्त 33 व्यंजन हो गए आपके, 25, 8 और 8, 25 तो ये वर्गों वाले हो गए ना, क से लेकर के म तक, और अंतस्थ और ऊष्म मिला करके 8, 25 और 8 33,
और 8 फिर हैं अयोगवाह, 8 अयोगवाह। तो 33 और 8 33 और 8 33 और 8 41 हुए, है ना। और 22 स्वर कितने हो गए? 41 और 22 63। तो 22 को अलग कर दो आप। अब जो है ये 41, ये सब आधी आधी मात्रा के होते हैं, ठीक है। उसी में यकार आ गया ये। तो नदी दधी अत्र में तो ठीक है, चलो प्रकृति अधिक होती है और विकार उसका कम हो जाता है, जैसे दूध से हमने मावा बनाया। लेकिन जब विकार प्रकृति को बढ़ा दिया तब तो विकार बढ़ेगा उसी अनुपात में, अनुपात तो वही रहेगा। लेकिन यहां तो फिर भी नहीं बढ़ रहा है, ये है इसका तात्पर्य। तो भाष्य देखिए कि प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, विकारों में प्रकृति का अनुविधान, षष्ठी समास है। प्रकृते अनुविधानम, प्रकृति का अनुविधान विकारों में दिखाई देता है। अनुविधान क्या होता है? पुनर्नय, अनुविधान, अनु लगाना। प्रकृति जब विकार में पहुंचेगी, विकार उसका बनेगा, विकार रूप में परिणत हो जाएगी, तो प्रकृति वहां आ रही है। अनु का तात्पर्य पीछे, उसमें है, विद्यमान है, अन्वय होके आ रही है, उसका अन्वय हो रहा है उसमें। तो प्रकृति का विकारों में अनुविधान देखा जाता है, यानी प्रकृति उसमें आई हुई है, ये उसका आना ही उसका अनुविधान है, उसके अनुसार निर्माण होना। अब यहां दिखाना ये चाह रहे हैं कि प्रकृति की मात्रा यदि अधिक है तो विकार की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रकृति की मात्रा कम है तो विकार की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यकारे ह्रस्व दीर्घानुविधानम नास्ति, यकार में ह्रस्व का, ह्रस्व प्रकृति कौन सी? दधि अत्र। दीर्घ प्रकृति कौन सी? नदी अत्र। तो यकारे, यकार में ह्रस्व दीर्घ इन दोनों का अनुविधान, उसी रूप में आना, बढ़ करके आना, ऐसा नास्ति, नहीं दिखाई दे रहा है। उदाहरण नहीं दिया इन्होंने, आप अपनी ओर से लिख लो, यहाँ भूलोगे आप। नदी, दध्यत्र और नदीयत्र दोनों को लिख लो, दध्यत्र और नद्यत्र, समझने के लिए। नहीं फिर उलझन पड़ेगी कि यहाँ उदाहरण तो है ही नहीं कोई भी, कहाँ घटाएंगे इसको। तो ह्रस्व दीर्घानुविधानम नास्ति, ह्रस्व में आ जाएगा आपका दध्यत्र और दीर्घ में आ जाएगा नद्यत्र। इनका अनुविधान यहाँ है ही नहीं है। जिस कारण से ये न, जिस कारण से विकारत्वम अनुमीयते, इसमें अनुमीयत भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरह से अर्थ घट जाएगा, विधिलिंग या लट लकार दोनों ला सकते हैं। अनुमीयते बोलेंगे तो कैसे अर्थ करेंगे? यदि अनुमीयते बोले तो इसको इस रूप में लेंगे कि जिस कारण से विकार का अनुमान किया जाता है वह कारण यहां नास्ति नहीं है, ठीक है। अच्छा, विधिलिंग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अर्थ करेंगे कि यहां ह्रस्व दीर्घ का अनुविधान नहीं है, जिस कारण से कि विकार का अनुमान किया जाए। हो गया। तो आपके में पाठ क्या है इसमें? उनके सुदर्शन जी का निलाए थे आज, ये सुदर्शन जी का है। अच्छा हाँ, इसमें क्या पढ़ दिया है पाठ है? मीयते या मीयेत? नहीं, इसमें भाष्य में वात्स्यायन के अनुमीयते, वो तो खैर था, तो ये अयादेश हो गया, यकार का लोप हो गया है। चलो, तो अनुमीयते भी कोई बात नहीं है, जिस कारण से किया जाता है अनुमान, उसको ऐसे अर्थ कर लेंगे। वो कारण यहां नहीं दिखाई दे रहा है। हो गया। अब ये सूत्र किसका था, सिद्धांति का या पूर्व पक्षी का? सिद्धांति का। अब पूर्व पक्षी इस पर आक्षेप उठाएगा, क्योंकि सिद्धांति ने अपनी बात ये रखी थी कि यहां प्रकृति के अनुसार विकृति नहीं बन रही है, क्योंकि ह्रस्व ई की भी वैसी ही विकृति, दीर्घ ई की भी वैसी ही विकृति, प्रकृति की मात्रा के अनुसार परिवर्तन नहीं आ रहा है उसमें। दीर्घ मात्रा हो तो दुगुना विकृति पैदा होना चाहिए। हाँ, नहीं, आपने पहले जो वाक्य बोला ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व प्रकृति हो तो ह्रस्व विकार, ऐसे नहीं। ह्रस्व तो होता ही नहीं है, ये यकार तो ह्रस्व होता ही नहीं, प्रत्येक जितना बना नहीं। अब उसी उदाहरण पर हो, आप उदाहरण मत बदला करो, उसी उदाहरण पर हो
उसके दधि में ई के स्थान पर जो यकार किया गया तो यकार आधी मात्रा का है, आधी मात्रा का ही रहेगा। लेकिन दीर्घ यकार करेंगे तो डबल हो जाना चाहिए, इसका आधी आधी बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब पूर्व पक्षी खंडन करेगा इसका, और खंडन करके क्या दिखा सकता है पूर्व पक्षी? अब पूर्व पक्षी ये दिखाएगा कि कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका विकार कम बनता है, कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका विकार बराबर बनता है, कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका विकार क्या बनेगा? तीसरा वाक्य हाँ ज्यादा बनेगा। तो कम को क्या बोलते हैं? न्यून। बराबर को क्या बोलते हैं? सम। ज्यादा को क्या बोलते हैं? अधिक। देखो अगला सूत्र बन गया आपका। तो सूत्र बोलेंगे आगे, न्यून सम अधिक उपलब्धे विकाराणाम अहेतु। ये समाधि मत पढ़ लेना यहाँ पर, बहुत से लोग सूत्र याद कर लेते हैं ये कैसे करके, न्यून समाधि कोपलब्धेर। तोड़ रहा हूं मैं अलग अलग, न्यून समाधि कोपलब्धेर। अरे एक सूत्र गुरु जी ऐसे मेरा हो रहा था, वो कुछ और तरीके थोड़ा मैं समझ में नहीं आया जब आप समझ। अब ढूंढते रहो समाधि कहाँ है इसमें। तो समाधि नहीं है, ये सम और अधिक वो, और भी ऐसे पीछे भी आया। तो न्यून सम समाधिकोपलब्धेर, न्यून समाधिकोपलब्धेर विकारणाम अहेतु। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये आपका अहेतु है। कौन सा? जो पीछे दिया है कि प्रकृति विरुद्धो विकार विवृद्धे है, आपका अहेतु है ये, क्योंकि हम उसका विचार दिखा रहे हैं आपको। अब कहाँ दिखा रहे हैं कि न्यून भी होता है विकार प्रकृति की मात्रा की दृष्टि से, समान भी होता है, अधिक भी होता है। उदाहरण नहीं दिए उन्होंने, ध्यान रखना, उदाहरण अपने आप बना लो। न्यून में क्या उदाहरण लेंगे हम? दूध मावा ले लो। अच्छा, वाष्प कितनी होती है? वाष्प का यदि हम जल बनाएं, वाष्प नहीं, बहुत कम। वाष्प अधिक होगी, जल कम बनेगा। अधिक का तात्पर्य वाष्प अधिक आयतन घेरती है। और जल से वाष्प बनाएं, क्योंकि पीछे आपने देखा था कि ट्रेनें चलती थी तो डीजल के इंजन तो बाद में आए हैं, पहले वाष्प के ही इंजन होते थे। और वाष्प के इंजन होते थे तो क्या होता था, पानी भर दिया उसमें टैंकर में और उसको गर्म किया जा रहा है अग्नि दे करके। अब उसमें वाष्प बनेगी, लेकिन ढक्कन उसका बंद बिल्कुल टैंकर का। जहां ढक्कन है वहां लगा दिया वो सॉफ्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, जो चलाती थी मोटी सी, उसको लगा दिया। अब अंदर जब वाष्प बन रही है तो वाष्प जल की मात्रा से अधिक बनी तो जगह चाहिए उसको। अब जगह मिल नहीं रही है कहीं पर भी, तो जहां से जगह मिलेगी वहीं से तो निकलेगी वो। जैसे कुकर हम रख देते हैं, अब कुकर में पानी जितना डाला है हमने दाल में चावल में उतना ही तो है पानी, लेकिन अब उसकी वाष्प बनने लगी। अब वाष्प बनने लगी और सीटी भी हम ऊपर से बंद कर दें, उसको जाम कर दें, तो वाष्प बनेगी, अधिक स्थान चाहिए उसको, फट जाएगा। तो वहां वो क्या था, इंजन फटता ही तो है। वो फटना क्या है, वो जगह जहां मिल रही है वहां धक्का दे रही है वाष्प। अब वो धक्का दिया तो वो जो है वो सॉफ्ट चल पड़ी उसकी धुरी, उसने उसको पहिए में जोड़ दिया, उसके लिए पहिया घूमने लगा, ट्रेन चल गई। तो इसका वैज्ञानिकों ने नाप किया है कि यदि आपका जल जितना है मात्रा में, तो वाष्प उससे बनेगी 800 गुना अधिक। 1 गुना 2 गुना नहीं, 800 गुना। तो इस उदाहरण को आप दोनों जगह ले लो, आप न्यून में भी और अधिक में भी। सम को हटा दो अभी। वाष्प से जल बनाया, न्यून बना। जल से वाष्प बनाई, अधिक बनी। अब वाष्प से जल बनाएंगे तो ये इसमें प्रकृति क्या हुई, वाष्प। जल क्या है, विकृति। और जल से वाष्प बनाएंगे तो जल क्या है, प्रकृति। वाष्प क्या है, विकृति। जल का एक और उदाहरण बन जाएगा, सम वाला भी बन जाएगा। जल को अगर बर्फ के रूप में, लेकिन बर्फ भी थोड़ा बढ़ जाता है, बर्फ थोड़ा सा बढ़ता है। आप किसी पात्र में जो है जल रख दो और फ्रिज में रख दो, उसके लिए फ्रीजर में, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों, उसमें आकाश बढ़ता है, उसमें कण दूर दूर होने लगते हैं थोड़े। और सम में जितनी मिट्टी ली आपने उतने घड़ा बन गया,
उतनी मात्रा में सम में ही आ जाएगा उदाहरण। दूध से दही भी सम है। दूध से दही भी यहाँ सम है, सोने से कुंडल बनाया वो भी सम है। दूध से दही रुई से वो धागा बनाते हैं तो कम बनेगा। नहीं, ये सम कैसे? दूध से दही तो आपको कैसा लगता है, अधिक बनता है या कम बनता है? लीजिए, पाव दूध तो 1 पाव किलो ही दूध में 1 किलो दही। 1 किलो दूध का 1 किलो दही 1 किलो ही बनेगा वो सम रहता है। और आयतन भी वही रहेगा, जितने आप पात्र भर दो, गिलास कटोरी और जमा दो तो उतना ही रहेगा। पानी वाला मैं समझ रहा, लेकिन पानी थोड़ा बढ़ जाता है, बर्फ वाला। हाँ, बर्फ वाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आकाश आ जाता है ना बीच में। तो इस तरह से न्यून सम अधिक की उपलब्धि होने से हेतु है ये भी इसका, उसके हेतु का खंडन करने के लिए हेतु है ये। और किन में हो रहा है कि विकाराणाम, विकारों में न्यून सम अधिक की उपलब्धि होने से अहेतु, आपका ये हेतु अहेतु है। इससे आपका ये इकार के स्थान में यकार किया है, ये आपके उस हेतु से आदेश सिद्ध नहीं होता, विकार ही रहता है। भाष्य देखिए कि द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते। द्रव्यों के विकार न्यून भी दिखाई दे रहे हैं, सम और अधिक ऐसे गृहीत किए जाते हैं, जाने जाते हैं, ऐसे होते हैं। तद्वद अयम विकारः, उसी प्रकार से यह विकार कौन सा, यह कौन है, यह कौन है, ये अयम विकारः, यह विकार कौन, कौन, इकार के स्थान में यकार या यकार के स्थान पर इकार, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें जो सूत्र दिया इसने न्यून सम अधिक, इनमें से किस कोटि में आ रहा है ये? इकार के स्थान में यकार करेंगे तब, इकार के स्थान में यकार करेंगे तो किस कोटि में आएगा? न्यून में, क्योंकि एक मात्रा का आधी मात्रा रह गई। और यकार के स्थान पर इकार करेंगे तो किस कोटि में आएगा? तो अधिक में आ जाएगा। इन्होंने एक का ले लिया, तद्वद अयम विकारः, यानी एक को लिया अभी, इकार के स्थान पर यकार, ये कैसा है? न्यूनः स्याद्, न्यून हो जाएगा, यानी इसके समान हो गया। जैसे दूध से मावा बनाया, इकार से यकार बना लिया। ये तो विकार मानने पे तोड़ा हुआ है कि बस विकार है, ये उसको सिद्ध करने में लगा हुआ है पूर्व पक्षी। हाँ, सिद्धांत पक्ष है आदेश का। अब यद्यपि सूत्रकार ने अभी यहां पर इसका उत्तर नहीं दिया है, सूत्रकार उत्तर आगे देगा, लेकिन भाष्यकार अपनी ओर से कुछ और भी उत्तर दे रहे हैं। सूत्रकार का उत्तर भी आएगा अगले सूत्र में, यहाँ ये स्वयं उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार, अभी इसका खंडन कर रहे हैं अगले वार्तिक से। इसलिए कुछ लोगों ने अगले वार्तिक को सूत्र भी मान लिया है। भाष्यकार वात्स्यायन, क्या कहा आपने? भाष्यकार अलग हैं, अपने सूत्रकार और भाष्यकार, हाँ अलग अलग है। क्या भाष्यकार अलग है? हाँ, भाष्यकार हैं वात्स्यायन, सूत्रकार हैं गौतम। जैसे महाभाष्य, सूत्रकार कौन है वहां पर? पतंजलि, वो पाणिनि, और कात्यायन भी है, वार्तिक उनके भी दिए हुए हैं उसमें, और भाष्यकार पतंजलि। ऐसे ही योग दर्शन, सूत्रकार कौन है? पतंजलि, भाष्यकार यहीं के कुछ पढ़े हुए हैं अपने यहाँ के। और अभी इंटरव्यू हुआ था कुछ दिन पहले, नई भर्ती करनी थी ना, करीब 13 का तो मैंने लिया था इंटरव्यू। अच्छा, योग में? हाँ, योग में जो हुआ था यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, जिसमें आपने भी अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के लिए हो जाएगा, इनका हो जाएगा लग रहा है। तो उसमें इंटरव्यू लिया गया था, तो एक लड़की आई वहां पर, मैंने से पूछा कि योग दर्शन पर सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम क्या है, टीकाकार का नाम? बोली बाणभट्ट। मतलब क्या पढ़ाया गया है इनको, ये देखो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई यहीं की छात्रा। हाँ, उन 13 में यहीं के अधिक थे, बाहर के तो कम ही थे। किसी विश्वविद्यालय के? हाँ, तो ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ आजकल हो रही हैं, है ही नहीं योग्यता बिल्कुल भी पढ़ाने वाले हैं जो अध्यापक हैं। जो लड़के कांगड़ी से पढ़ के गए रह गए सामान्य रूप से, वो आगे यहाँ लग गए।
वो क्या पढ़ा देगा? से HODV वहां से ही है। चलिए, तो इन्होंने भाष्यकार ने उत्तर दिया कि द्विविधस्यापि हेतु हो। इन्होंने वार्तिक लिया है या सुदर्शन जी ने या सूत्र माना है इसको? हाँ ठीक है, तो कुछ टीकाकार ने माना है इसको सूत्र। तो द्विविधस्यापि हेतु हो अभावात असाधनम दृष्टांतः। ये जो इसने दिया है न्यून समाधि को उपलब्धेर विकारणाम अहेतु हो, ये दृष्टांत है या हेतु है? क्या है ये? क्या लग रहा है आपको? देखो इसमें जो आप भाष्य देखो, भाष्य में क्या लिखा है? तद्वत, तद्वत अयम विकारः, उसके समान। उसके समान कहाँ बोलते हैं? दृष्टांत में, दृष्टांत में बोलते हैं उसके समान। जैसे हम बोलते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, फिर दृष्टांत क्या देते हैं? महानसवत, महानस के समान, यानी कि महानस के समान है ये धुएं से अग्नि का ज्ञान। ऐसे ही तद्वद अयम विकारः, न्यून सम और अधिक जो दिया उदाहरण दृष्टांत, उसके समान यहां भी विकार है, एकार को यकार करना। तो ये दिया है इसने दृष्टांत, और दृष्टांत बिना हेतु के, दृष्टांत यदि हम दे दें और हेतु न दें, जैसे वहां जहां जहां धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ कि पर्वत अग्नि वाला है, इतना बोल दीजिए आप, और धुआं होने से न बोलें, हेतु को बोला ही न जाए, तो हो जाएगा सिद्ध। तो यहां इन्होंने दृष्टांत तो दिया लेकिन हेतु एक भी नहीं है। अच्छा, हेतु अब दो प्रकार से होता है, या तो साधर्म से अथवा वैधर्म से, जो व्याप्ति दिखाते हैं उसकी, या तो साधर्म से होगा या वैधर्म से। लेकिन यहां पर साधर्म से दें व्याप्ति तब भी खंडित हो जाएगा ये, मतलब दिया ही नहीं है इसने, देंगे तो बात अलग रही, लेकिन दिया न देने से, साधर्म या वैधर्म दोनों प्रकार से हेतु न देने से आपका दृष्टांत ये सिद्ध नहीं कर सकता आपकी बात के लिए। ये आगे वार्तिक में कह रहे हैं ये कि द्विविधस्यापि हेतु हो, दोनों प्रकार के हेतु के अभावात न होने से। कौन दोनों प्रकार के हेतु? फिर बताइए। साधर्म्य और वैधर्म्य, दोनों प्रकार से हेतु का अभाव होने से असाधनम दृष्टांतः, ये दृष्टांत सिद्ध करने वाला, पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं बनेगा। पक्ष क्या था? पक्ष क्या था कि वर्ण में विकार होता है, ये पक्ष है। दृष्टांत क्या दे दिया? न्यून सम अधिक के समान, न्यून सम अधिक विकार के समान, ये दृष्टांत दे दिया, हेतु है ही नहीं। और हेतु दो प्रकार से होता है, या दोनों प्रकार से नहीं है। तो इसी का भाष्य देखिए कि अत्र न उदाहरण साधर्म्याद हेतुरस्ति, न तो उदाहरण के साधर्म्य से हेतु दिया गया है। साधर्म्य या वैधर्म्य जब हेतु में देख उदाहरण है, अत्र अस्मिन् उदाहरण है। हाँ, ये जो उदाहरण दिया इसने न्यून सम अधिक वाला, तो इसके इस उदाहरण के पहले हेतु देना चाहिए, वो नहीं दिया है। और हेतु उदाहरण की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। यदि उदाहरण के समान धर्म वाला हेतु है तो उसे कहते हैं साधर्म्य हेतु, उदाहरण के विरुद्ध धर्म वाला हेतु है तो कहते हैं वैधर्म्य हेतु। तो दोनों प्रकार में से एक भी हेतु नहीं दिया है पूर्व पक्षी ने, ठीक है। इसलिए केवल मात्र दृष्टांत दे देना ये साधन नहीं होता। साधन कैसे कहते हैं? सिद्ध करने वाला, पक्ष को सिद्ध करने वाला, वो इसमें धर्म नहीं होता जब तक हेतु न हो। तो बिना हेतु का दृष्टांत निरर्थक है। अत्र न उदाहरण साधर्म्याद हेतुरस्ति न वैधर्म्याद, न तो उदाहरण के साधर्म से हेतु है यहाँ आपके द्वारा कोई दिया गया, और न ही उदाहरण के वैधर्म से कोई हेतु दिया गया है। तो ये हेतु कैसा हो गया? अनुपसंहृत, ये दृष्टांत कैसा हो गया? अनुपसंहृतश्च हेतुना दृष्टान्तः, अनुपसंहृतः दृष्टान्तः है, न उपसंहृतः अनुपसंहृतः, उपसंहार से रहित। और उपसंहार कैसे करते हैं?
उपसंहार जब दृष्टांत बोलते हैं तो दृष्टांत को घटाते हैं फिर हेतु में तद्वत कह करके, और यहां उपसंहार हुआ ही नहीं, तो उपसंहार में हेतु फिर लाते हैं। दृष्टांत बोलने के बाद उपसंहार करते हैं। जब उपसंहार करते समय कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं 5 अवयव में? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। निगमन उपसंहार नहीं होता है, निगमन निश्चय होता है। जैसे कोई मोहर लगाते हैं अंत में, वो है निगमन। और उपसंहार करते हैं कि तथा च अयम, ऐसे करके बोलते हैं नहीं, तो वो है उपनय। उपनय में जाकर के उपसंहार करते हैं, लेकिन वहां हेतु हमारे पास होना चाहिए पहले से। किसी गद्यांश हम लिखते हैं, लिखते मैंने किसी विषय पर, फिर उसके सारा विषय के नीचे निचोड़ लिख देते हैं उपसंहार रूप में। ये क्या ये प्रक्रिया इसमें भी घट जाएगा? हाँ, घट जाएगा। वहां भी आप 5 अवयव बोल रहे हैं, एक पक्ष को अपने बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं, और वहां सिद्ध करके किसी दृष्टांत के साथ उसको मिलाएंगे, तो वहां ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि ये भी उस जैसा ही है। जैसे महानस में अग्नि और धुआं साथ साथ देखा गया था, ऐसे ही यहाँ पर्वत पर भी अग्नि और धुआं साथ साथ देखा जा रहा है। ये मिलाएंगे नहीं, मिलान करेंगे नहीं, इसी को उपसंहार बोलते हैं। उसके बाद फिर निष्कर्ष, निगमन, निश्चित ज्ञान, वो निगमन होता है फिर। तो यहां साधर्म से भी नहीं है, वैधर्म से भी नहीं है। इसलिए आपका ये दृष्टांत कैसा हो गया? हेतु न अनुपसंहृत, हेतु के द्वारा उपसंहार नहीं किया गया है इसका, इसलिए न साधक, ये साधक नहीं है। पहली बात तो ये कही इन्होंने। दूसरा यह है कि आपने जैसे दृष्टांत दिया है जिस शैली से, बिना हेतु के, जैसे आपने जैसे को तैसा है ना लोकोक्ति, जैसे को तैसा। तो जैसे पूर्व पक्षी ने बिना हेतु का दृष्टांत दे दिया, तो क्या ये काम सिद्धांति नहीं कर सकता है? तो वो कह रहा है कि हम भी तो दे सकते हैं तुम्हारे विरोध में प्रति दृष्टांत। कैसा? बिना हेतु का, और तुम्हारा दृष्टांत खंडित हो जाएगा उससे। तुम्हारा दृष्टांत हम खंडित कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे तुमने बिना हेतु के दृष्टांत दिया हमारे पक्ष को खंडित करने के लिए, हम भी तुम्हारे दृष्टांत को खंडित करने के लिए प्रति दृष्टांत दे सकते हैं बिना हेतु का। यद्यपि ये कोई प्रक्रिया सही नहीं होती है, लेकिन दूसरे की गलती को समझाने के लिए कभी कभी ऐसे भी उत्तर दिए जाते हैं, प्रतिबंधी उत्तर, दूसरे को रोकने के लिए। वो कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं है कोई हेतु, ठीक है तुम्हारे पास हेतु नहीं, दृष्टांत तुमने दिया है, हम तुम्हारे दृष्टांत को ही काट देंगे, अब तुम भले ही मत दो हेतु। यद्यपि हेतु के न देने से दृष्टांत साधक तो नहीं होता है, ये तो पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी वो जिद करे तो ठीक है, उसके दृष्टांत को उड़ा दो फिर। तो दृष्टांत को खंडित करने के लिए प्रति दृष्टांत चाहिए, तो वो दे रहे हैं आगे कि प्रति दृष्टान्ते च अनियमः प्रसज्येत। प्रति दृष्टांत के होने पर, जो कि हम देंगे आगे अभी, उसके होने पर अब नियम नहीं रहेगा। नियम क्या नहीं रहेगा? आपने दिया दृष्टांत, हमने दे दिया प्रति दृष्टांत, हेतु दोनों के पास नहीं है। अब ये तो कोई नियम नहीं है कि आपकी बात मान ली जाए मेरी ना मानी जाए, हैं? आप कहोगे मेरा दृष्टांत मानो, हम कहेंगे हमारा मानो, क्या नियम है? हेतु किसी के पास नहीं है, दोनों वो भी हेतु है, देवी। तो क्या हो गया? ये अनियम। और अनियम में न तेरी सिद्ध न मेरी सिद्ध, न तेरी चित्त न मेरी किसी की सिद्ध नहीं होगी फिर तो, यानी कि अनियम हो जाएगा। और जब किसी की सिद्ध नहीं होगी तो बात तो सीधे से पूर्व पक्षी की है, पूर्व पक्षी की सिद्धि नहीं करनी है बस। और रही बात कि ये विकार नहीं है, आदेश है, इस बात को सिद्ध करने के और पीछे हेतु आ ही चुके हैं। पूर्व पक्षी अभी तो सिद्ध एक बार भी नहीं कर पाया है, तो अनियम हो जाएगा। प्रति दृष्टांत हम दे देंगे उसके बाद। अब इन्होंने दे भी दिया प्रति दृष्टांत। किसका है ये प्रति दृष्टांत? जो न्यून सम अधिक जो पीछे कहा गया था उसके विरोध में इन्होंने कहा कि यथा अनडुह स्थाने, भाई गाड़ी है बैल से चलने वाली है, अब बैल
नहीं रहा, मर गया, कोई उठा निकाल चुरा के ले गया, अब दूसरा पशु घोड़ा विद्यमान है तो घोड़े का प्रयोग कर लिया उसके स्थान पर। यथा अनडुह स्थाने अश्वो वोढुम नियुक्त अल्प विराम, कि जैसे अनडुह के बैल के स्थान में अश्व को ढोने के लिए नियुक्त कर दिया गया। क्या पूर्व पक्षी इस अश्व को अनडुह का विकार मानेगा? विकार कहेगा? वो क्या कहेगा? आदेशी तो एक प्रकार से उसके प्रसंग में दूसरे का प्रयोग कर लिया, इसी को प्रसंग बोलते हैं। तो जैसे यहां पर आपने कहा कि न्यून सम अधिक इत्यादि जो भी होते हैं ये सब विकारों में देखे जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा भी तो होता है कि विकार नहीं है और एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर लिया गया है। ऐसे ही यहां पर भी इकार के स्थान में यकार का प्रयोग कर लिया गया है, ये कोई विकार नहीं है, जैसे यहां विकार नहीं है। तो अनडुह स्थाने अश्व वोढुम नियुक्त न तद विकारो भवति, ये विकार नहीं होता है अश्व बैल का। एवं इसी प्रकार से इवर्णस्य स्थाने यकारः प्रयुक्तः न विकारयति, ये भी विकार नहीं है, ये केवल उसके स्थान में, जैसे अनुडुह के स्थान में यहां भी इकार के स्थान में यकार प्रयुक्त कर लिया गया है। इतना कहकर के अब जो वार्तिक में अंश है अनियमः प्रसज्येत, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि न चात्र नियम हेतु अस्ति। अब यहाँ कोई नियम का हेतु, नियम का कारण है, नियम बन जाए, नियम सिद्ध हो जाए, इसका कोई कारण अब है ही नहीं। इन दोनों में, पूर्व पक्षी में के भी और इनके में भी, सिद्धांति के में भी, दोनों बता रहे हैं कि अत्र यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों में, इन दोनों दृष्टांतों में नियम हेतु नहीं है। कौन सा नियम? कि दृष्टांतः साधकः न प्रतिदृष्टांतः, कि दृष्टांत तो साधक होता है, प्रतिदृष्टांत साधक नहीं होता है, इसका कोई हेतु है ही नहीं, ये नियम आप बना ही नहीं पाओगे। दृष्टांत साधक होता है आपका दिया हुआ, और हमारा दिया हुआ प्रतिदृष्टांत साधक नहीं होता है, इसका हेतु है ही नहीं कोई, तो अनियम हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के अंत में क्या निष्कर्ष निकला कि आपने जो न्यून सम अधिक का दृष्टांत दिया है ये हेतु के बिना आपने दिया है, इसलिए ये साधक नहीं होगा। और फिर भी आप जिद करेंगे तो हम उसके विरोध में प्रतिदृष्टांत दे करके आपके दृष्टांत को खंडित कर देंगे, इसलिए भी साधक नहीं हो पाएगा। तो यहां तक तो इन्होंने ये वात्स्यायन जी के भाष्यकार के द्वारा जो खंडन किया था वो दिया है। अब पीछे के जो दोनों सूत्र हैं, प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे है और न्यून सम इत्यादि, ये दोनों सूत्र, इन दोनों को ले लो अब एक साथ में, तब अगला सूत्र समझ में आएगा। तो दोनों सूत्रों के भाव को ध्यान में रखते हुए अगले सूत्र को देखेंगे। तो अगले सूत्र की इन्होंने भूमिका बनाई पहले कि द्रव्य विकार उदाहरणम च, द्रव्य के विकार का न्यून सम अधिक कह करके द्रव्य के विकार का जो उदाहरण दिया है, जो उदाहरण दिया है। अब इतने वाक्य को आप अगले सूत्र के न से जोड़ दो, केवल न से, अर्थात द्रव्य के विकार का उदाहरण ये आपका नहीं है। नहीं है का तात्पर्य ठीक नहीं है, हेतु आगे बताएंगे उसमें। तो अगला सूत्र बोलेंगे न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। आपका ये द्रव्य के विकार का उदाहरण न्यून सम अधिक वाला देना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इससे हमारी बात खंडित नहीं हो जाती। क्या बात थी पूर्व पक्षी सिद्धांति की? अब दोनों सूत्र एक साथ लेके चलना होगा आपको। पूर्व पक्षी की सिद्धांति की बात क्या थी? प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धि। और इस बात को खंडित करने के लिए ही पूर्व पक्षी ने ये न्यून सम अधिक का दृष्टांत दिया था। तो क्या कहा था सिद्धांति ने कि प्रकृति यदि बढ़ती है तो विकार भी बढ़ता है। तो पूरे सिद्धांति कह रहा है कि ये जो मैंने कथन किया है, ये कथन आपके न्यून सम वाले से खंडित नहीं होता।
कैसे? मान लो 1 किलो दूध से 250 ग्राम खोया बना, ठीक है। अब ये किसको लेगा पूर्व पक्षी? न्यून में, सम में, अधिक में? न्यून में लेगा। अब न्यून में लेकर के वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रकृति के बढ़ने से विकार बढ़ जाता है, ये आपकी बात गलत है। ये तो कह रहा है वो कि देखो यहाँ प्रकृति 1 किलो की है, विकार 250 ग्राम का है, ये दिखा रहा है वो। अब सिद्धांती क्या कह रहा है कि आपका ये उदाहरण मेरी बात का खंडन नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है बताइए आप लोग? कर तो रहा है सीधा खंडन, लेकिन ये कह रहा नहीं कर रहा है। उसने ये नहीं कहा था पूरे सिद्धांती ने कि इतनी प्रकृति होगी तो इतना विकार होगा, ये नहीं कहा। क्या कहा था? प्रकृति यदि बढ़ती है तो विकार बढ़ता है। अच्छा, अब प्रकृति 2 किलो कर दी, दूध 2 किलो कर दिया, तो विकार कितना बनेगा? आधा किलो। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? कहाँ हुआ खंडन फिर? न्यून होने पर भी सब उसी बात का खंडन हुआ ही नहीं। अरे वो तो ये कह रहा है कि प्रकृति बढ़ाओगे आप तो विकार बढ़ जाएगा। ये नहीं कह रहा है कि जितनी प्रकृति है उतना विकार होगा, ये तो नहीं कहा उसने। बढ़ जाएगा, बढ़ने की बात की थी। तो आप देखो बढ़ा करके यहाँ पर दूध बढ़ाओगे तो मावा बढ़ जाएगा कि नहीं? दोनों की मात्रा बराबर नहीं, ये बात नहीं हो रही है, लेकिन अनुपात के अनुसार वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो यही बात यहाँ कही जा रही है। अब सूत्र के अर्थ में घटा के देखिए, अतुल्य प्रकृति नाम। इसके 2 तरह से अर्थ होंगे, दूसरा बाद में करूंगा मैं। अतुल्य प्रकृति नाम, प्रकृति यदि तुल्य नहीं है, जैसे एक तो 1 किलो प्रकृति है, दूसरी 2 किलो प्रकृति है, दूध 2 जगह रख दो आप, 1 किलो और 2 किलो 2 जगह रख दिया, तो दोनों तुल्य हैं? अतुल्य हैं। अतुल्य प्रकृति नाम, तुल्य प्रकृति जिनकी जो नहीं है, ऐसी प्रकृतियां जो तुल्य नहीं है। अब उनका विकार ले लो आप, तो क्या है? विकार विकल्पात। अब विकारों में विकल्प आ जाएगा, विविध प्रकार का विकार बनेगा। तो विविध क्या है यहाँ पर? एक का 250 ग्राम, एक का आधा किलो, ये हो गया विकल्प नहीं है। तो अतुल्य प्रकृति नाम, प्रकृति जब समान नहीं होती हैं, मात्रा अलग अलग है उनकी, तो उनके विकारों में भी विकल्प आता है। इसलिए आपके द्वारा दिया हुआ न्यून सम अधिक जो उदाहरण था वो हमारे पक्ष को खंडित नहीं करता, अर्थात वह पक्ष अभी ज्यों का त्यों है। कौन सा? प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धि है। समझ आ गया सूत्र का अर्थ इतना? पुष्टि करवा दी है? प्रकृति विरुद्धौ विकारो विवृद्धि। हाँ, ये बात अपनी जगह सत्य है बिल्कुल, पुष्टि कर, क्योंकि न्यून सम अधिक कह करके नहीं बनने की बात। और जैसे मैंने अभी न्यून में घटाया, कि 1 किलो का ठीक है 250 ग्राम जो है मावा न्यून बना है मान लिया, लेकिन 2 किलो का तो बढ़ गया और उसी अनुपात में बढ़ा है, ये तो न्यून में घटा लो। अब सम में ले लो आप, सम में भी प्रकृति की वृद्धि से विकार में वृद्धि होगी। है? जितनी मट्टी से 1 घड़ा बनता है, उतनी मट्टी ली किसान ने, वो उसने कुंभकार ने 1 घड़ा बना लिया। अब मट्टी को दुगना कर दिया तो घड़े भी 2 बनेंगे। अब ये सम में आ गया। इनकी प्रकृति की वृद्धि से विकार की वृद्धि होती है, सर्वत्र लागू हो जाएगा। अब अधिक में ले लो आप कि 1 लीटर पानी से 800 लीटर वाष्प बनी, तो 2 लीटर पानी से 1600 बनी। ये सब जगह लगेगा नियम। और पूर्व पक्षी ने क्या सोचा कि मैं ये कह करके सिद्धांति का खंडन कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं हुआ खंडन। तो अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात्। अब देखिए भाष्य कि अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भाव अवकल्पते। अतुल्य द्रव्य हैं, या अतुल्य का अर्थ लेना है भी आपको, मात्रा में अतुल्य हैं, समान नहीं है, ऐसे द्रव्य लिए गए। और कैसे द्रव्य है वो? प्रकृति भाव के रूप में। तो अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भाव अवकल्पते। प्रकृति, यहाँ विकल्पते भी पाठ ले सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर कहीं आता है तो अर्थ वही लेना है। यहाँ विकल्पते का अर्थ विविध, विरुद्ध नहीं, अलग अलग प्रकार के विकार बनेंगे फिर मात्रा की दृष्टि से। जितनी मात्रा प्रकृति की उसके अनुपात के हिसाब से, उतनी ही मात्रा नहीं बोलना आप, बस जो भी अनुपात बन रहा है उनका।
चाहे वो न्यून बन रहा है अनुपात या सम बन रहा है या अधिक बन रहा है, जैसा भी अनुपात बन रहा है उसी अनुपात में उतनी ही मात्रा में वृद्धि होगी वैसी। तो अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भाव अवकल्पते और विकाराश्च प्रकृति ही अनुविधीयन्ते। विकार सदा प्रकृति का अनुविधान करते हैं, प्रकृति के अनुसार बनते हैं। प्रकृति ही यहाँ द्वितीय का बहुवचन है ये। विकाराश्च प्रकृति ही, विकार प्रकृतियों का अनुसरण करते हैं, अनुविधीयन्ते। जितनी मात्रा में प्रकृति है तो जिस नियम के अनुसार विकार बन रहा है, जिस अनुपात को लेकर के, उसी नियम का वो अनुसरण करते हुए उनकी वृद्धि भी वैसी ही होगी। प्रकृति ही अनुविधीयन्ते। अब दूसरा अर्थ इसका ये भी ले सकते हैं आप सूत्र का, जैसे अभी हमने तुल्य अर्थ का किया था एक मात्रा की दृष्टि से। अब तुल्य का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है कि जैसी प्रकृति होती है वैसा विकार होता है। जैसे हमें हलवा बनाना है तो मिट्टी से हलवा नहीं बनाएंगे, कुंडल बनाना है तो लोहे से कुंडल नहीं बनाएंगे, सोने से बनाएंगे। जैसी प्रकृति वैसा विकार, और यही नियम सर्वत्र लागू होता है। उसी नियम के आधार पर हम वस्तुओं का चयन करते हैं। वस्तुओं का चयन ऐसे ही तो होता है। भाई कुंभकार को घड़ा बनाना है तो रेत तो लाएगा नहीं भर करके कहीं से, उसे पता है मुझे क्या बनाना है, तो उसके अनुकूल प्रकृति को लाएगा, मिट्टी को लाएगा। अब यहां क्या है, यहां समानता है ही नहीं बिल्कुल भी। यहां कहां तो ई भिन्न करण वाला, कहां यकार भिन्न करण वाला। यहां प्रकृति विकृति का अनुविधान नहीं कर रही है। जो विकार अगर हम मानते हैं इसको यकार को, तो यकार इकार के अनुसार नहीं है। और जबकि नियम होता है कि जैसी प्रकृति होती है जिन धर्मों वाली, उन्हीं धर्म वाला विकार बनता है। घटबड़ होने पर भी अन्वय अवश्य होगा किसी न किसी का, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। तो ये भी अर्थ इसका हो सकता है। पहले वाला अर्थ ज्यादा अच्छा है, जहां हम मात्रा की दृष्टि से देखते हैं कि तुल्यता है कि नहीं है उसमें। तो यहां दिया उसी में एकार में भी अब कि न तो इवर्णम अनुविधीयते यकारः है। यहां जो इवर्ण है जो कि प्रकृति के रूप में है, वह यकार का है। नहीं, यकार तो है कर्ता यहां पर, इवर्ण में द्वितीय का एक वचन। यकार जो बना है ये यकार अपनी प्रकृति इवर्ण का अनुसरण नहीं कर रहा है। मात्रा की दृष्टि से आप देख लो कि जब दध्यत्र में हमने इकार को यकार किया, तो यदि हम ये मान भी लें कि विकार न्यून होते हैं कोई कोई, ठीक है मान लिया, तो एक मात्रा के स्थान पर आधी मात्रा का आ गया। अब जब दो मात्रा का लेंगे तो फिर एक मात्रा का बनना चाहिए, नहीं बन रहा है ना। दो मात्रा का बड़ी के तो नहीं बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर यकार प्रकृति का अनुसरण नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये अंतर आ गया यहाँ पर। तो न तो इवर्णम अनुविध्यते यकारः तस्मात्, इसलिए अनुदाहरणम, ये आपका उदाहरण ठीक नहीं है। कौन सा उदाहरण, कौन सा? ये उदाहरण के स्थान में पूर्व पक्षी का उदाहरण नहीं, इसने एक मात्रा के स्थान में यकार कर दिया। पूर्व पक्षी का उदाहरण ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी का कौन सा है? न्यून सम अधिक वाला, ये उदाहरण आपका ठीक नहीं है। ठीक है। तस्माद अनुदाहरणम द्रव्य विकारः, ये द्रव्य का विकार आपने दिखाया है न्यून सम अधिक दिखा करके, ये आपका उदाहरण ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कारण बता दिया कि हमने जो कहा था कि प्रकृति की विवृद्धि होने से विकार की विवृद्धि हो जाती है, वो बात हमारी ज्यों की त्यों अभी अपने स्थान पर यथावत है, वो खंडित नहीं हुई है। और यहां ऐसा हो नहीं रहा है। यहां प्रकृति बढ़ गई, नदी में दीर्घ इकार आ गया, लेकिन विकृति यदि मानते हैं उसको तो वो ज्यों कहते हैं, वो अभी आधी मात्रा में ही है। बहुत प्रबल तर्क है ये। इसलिए विकार नहीं है, आदेश है। लेकिन पूर्व पक्षी ऐसे तो नहीं मान जाएगा। वो फिर एक बात बोल रहा है आगे, इसको भी ले लीजिए सूत्र को।
तो सूत्र बोलेंगे द्रव्य विकारे द्रव्य विकारे वैषम्यवद वैषम्यवद वर्ण विकार वर्ण विकार विकल्पः। विकल्पः। पूर्व पक्षी ने फिर एक बात कही अपनी कि द्रव्यों में जब विकार होता है, द्रव्यों में जब विकार होता है तो विषमता होती है, समानता नहीं होती उनमें। अर्थात जितनी प्रकृति हो वैसा ही विकार हो, ऐसा नहीं होता है। तो विषमता के समान द्रव्यों के विकार में, द्रव्य विकारे वैषम्यवद, द्रव्यों के विकार में विषमता के समान वर्णों में भी जो विकार हो रहा है वहां भी वो विकल्प हो जाएगा। अर्थात भले ही आपने प्रकृति बढ़ा दी हो, लेकिन प्रकृति बढ़ाने पर भी क्योंकि विषमता, अब ये विषमता को लेके चल रहा है केवल। पीछे जो बात कही थी इसने कि न्यून सम अधिक वाली बात, वो तो हटा दी। अब इसने क्या ले लिया, केवल विषमता मात्र ले ली कि समानता तो होती नहीं। अब समानता न होने वाली बात को यहां तक पहुंचाना चाह रहा है कि भले ही आपने यहां पर 2 मात्रा वाला ई ले लिया है, लेकिन क्योंकि विकार विषम होते हैं तो विषम होने पर भी, विषम होने के कारण से वो आधी मात्रा का ही रहेगा। वे विषमता इस रूप में ले रहा है वो। तो द्रव्य विकारे, ये जो स्वरूप बिगाड़ दिया, स्वरूप के बिगाड़ दिया, इधर तो याकार दिया, बिगाड़ तो दिया, लेकिन आधी मात्रा तो है वही जो कि तो बना हुआ। हाँ, आधी मात्रा मतलब यही है क्या? हाँ, वो ये कह रहा है कि यहाँ विषमता है इसमें। जैसे द्रव्यों के विकार में विषमता होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इकार के स्थान पर जो इकार आधी मात्रा का आया है, ये विषमता के कारण से है। विषमता यानी कि समानता नहीं रहेगी, समान विकार नहीं बनेगा, विषम ही बनेगा। तो विषमता के कारण से यहाँ हम वर्णों में विकार को मान सकते हैं। तो भाष्य देखिए कि यथा द्रव्य भावेन तुल्यायाः प्रकृति है, जिस प्रकार से द्रव्य के रूप में जो प्रकृति पीछे ली थी पूर्व पक्षी ने, कि द्रव्य के रूप में जो तुल्य प्रकृतियां हैं उनके विकार की विषमता होती है। विकार कभी भी प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के समान नहीं बनता है। तो तुल्यायाः प्रकृते है विकार वैषम्यम। एवं इसी प्रकार से वर्ण भावेन, जो वर्ण के रूप में है, पीछे जितने उदाहरण दिए गए थे वो द्रव्यों के दिए गए थे। तो द्रव्यों में जैसे तुल्य प्रकृति थी और उनके विकारों में विषमता आई, यहाँ प्रकृति क्या है, यहाँ वर्णात्मक प्रकृति है। द्रव्य में जैसे सोने के दिया ना, सोने से कुंडल बना दिया, माला बना दिया। हाँ, ये जो है ना सोने के जो वो स्वरूप तो हटा दिया, लेकिन उसमें विषमता, द्रव्य का विषमता देखे। जहाँ विषमता है वहां देख लो, जहाँ विषमता है वहां ले लो। दूध दही में, हाँ, वहां ले लो। विषमता जहाँ है, दूध से मावा बनाया, वहां विषमता होगी नहीं होगी। तो ऐसे जहाँ विषमता आ रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ जो प्रकृति है ये वर्ण के रूप में है। वर्ण भावेन, वर्णात्मक, वर्ण स्वरूप वाली है, वर्ण जिसका स्वरूप है, ऐसी जो तुल्य प्रकृति है। इनकी इकार भी तालु स्थान वाला है, दीर्घ इकार भी तालु स्थान वाला है। तो तुल्यता इसमें इस रूप में ले ली। तो इस प्रकार से यहाँ जो वर्ण के स्वरूप में जो तुल्य प्रकृति है, उसके होने पर विकार विकल्प, विकार में विकल्प आ गया। जैसे और अगर स्थूल उदाहरण ले लें हम, कि हमने गन्ने का रस ले लिया। अब गन्ने का रस जैसा भी आपको जिस रूप में भी दिखाई दे रहा है, क्या गुड़ ऐसा ही होता है? अच्छा, और उसको आगे ले जाओ, गन्ने के रस से हमने चीनी बना ली, क्या कुछ लग रहा है, कुछ मेल मिल रहा है? बिल्कुल विषमता। मेल मतलब टेस्ट का है, मिठास है, नहीं मिलेगा, मिठास भी नहीं मिलेगी। मिठास एकदम आप गन्ने का रस पियो और चीनी खाओ, दोनों की मिठास में अंतर है कि नहीं है? ये है कि मीठा है। नहीं, मीठा है कहने मात्र से नहीं बनेगी बात। और भी कुछ मीठा है कहने पर भी वैरायटी देखते हैं हम फिर भी। मीठे की वैरायटी। अब आप जाओगे जो है हलवाई के पास में और उससे कह दो मीठा दे दो, वो कहे कौन सा दे दूं? अरे मीठा दे दो। है, तुम्हारे पास खट्टी चीज भी है क्या कोई? वो कहेगा नहीं, सब मेरे पास मीठी चीजें हैं सारी, दे दो बस। फिर भी आपको चयन करना पड़ेगा कि आपको जलेबी चाहिए कि बालूशाही चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, हैं सारे मीठे। दुकान में अगर रस दे दो, कौन सा रस? गन्ने खेत में चले जाओ। क्योंकि रस तो पूर्व पक्षी यही देख रहा है यहाँ
कि देखो कहाँ गन्ने का रस और कहाँ चीनी और गुड़, कितना अंतर आ गया, इतनी विषमता हो गई, तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं मान लेते? अरे ठीक है कि ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, मान लिया, लेकिन विषमता बहुत अधिक हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ बहुत अधिक हो गई है, अर्थात वो यकार आधी मात्रा में ही बन पा रहा है, भले ही ई दीर्घ आ गया लेकिन फिर भी आधी मात्रा में बन रहा है। क्यों? कि विषमता है, विषमता को लेकर के चल रहा है वो। तो इस तरह से इसने खंडन करना चाहा है। अब आगे इसका उत्तर सिद्धांति फिर देगा, इसको कल को देखेंगे। अब प्रणव ध्वनि। ओ